अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने मजहबी तंजीमों और आवाम से उनकी राय भेजने की अपील की थी और उसके लिए 14 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मशवरा भेजने की नई आखिरी तारीख 28 जुलाई तय की है। यानी मजहबी तंजीमें और आवाम अब अपना नजरिया और राय लॉ कमीशन को 28 जुलाई तक ईमेल कर सकते हैं। जुमेरात तक इस यूसीसी पर 60 लाख से ज़्यादा तजावीज़ मिले हैं। अब तक किसी कानून या मामले पर इतनी बड़ी तादाद में राय नहीं मिली है। इन तजावीज़ की छटनी के लिए आर्टिफिशियल टूल्स का सहारा लिया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन में यूसीसी बिल नहीं पेश किया जाएगा। दरअसल हुकूमत ने 21 बिल्स लिस्ट किए हैं जिसमें यूसीसी का नाम नहीं है। बड़ी तादाद में तजावीज़ मिलने के बाद बड़ी चुनौती जवाबों की स्क्रूटिनी है। एक जैसे तजावीज़ की छटनी होगी। ज़रा के मुताबिक 90% से ज़्यादा तजावीज़ ईमेल से मिलने की वजह से उन्हें आसानी से AI टूल से छाटा जा सकेगा। ईमेल के अलावा मिले रिटर्न तजावीज़ की अलग कैटेगरीज बनाई जा रही हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी के अलावा दीगर ज़बानों में मिले तजावीज़ का तर्जुमा किया जाएगा। इससे पहले 2018 में यूसीसी पर 76,000 तजावीज़ मिले थे। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस कायदीन ने आज एक मीटिंग की। बंद दरवाजे के पीछे की गई इस मीटिंग में मुल्क में सिविल कोड लागू होने को लेकर बातचीत की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जराये ने बताया कि इस मीटिंग में पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, विवेक तनखा, KTS तुलसी, लोकसभा MP मनीष तिवारी, L हनुमतैया और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। कांग्रेस ने अब तक इस यूसीसी मुजवजा कानून को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले हुकूमत इसका ड्राफ्ट तैयार कर ले, उसके बाद ही कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 44 के तहत मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी के तहत शादी, वसीयत, बच्चा गोद लेने और दीगर मामलों में मुल्क भर में एक ही कानून लाने की तजवीज़ है। दिल्ली में हफ्ते के रोज यमुना का वाटर लेवल कम हुआ। दोपहर 12 बजे यमुना नदी का वाटर लेवल घटकर 207 मीटर पर पहुंच गया। इसके अभी और कम होने की उम्मीद है। उधर महकमे मौसमियात ने हफ्ते को दिल्ली के बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। MD के मुताबिक 15 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दारुल हुकूमत के इंदिराप्रस्थ इलाके में यमुना नदी में बने ड्रेनेज का रेगुलेटर टूट गया। इससे जुमे की रात फौज की मदद से ठीक कर दिया गया। ITO बैरेज का एक गेट भी खोल दिया गया। हालांकि अभी भी सैलाब का पानी यमुना बाजार, लाल किला, ITO, बेला रोड और आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए NDRF की 16 टीमें तैनात की गई हैं। पूरे मुल्क के मौसम का अगर हम हाल देखें तो अगले 24 घंटों में हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 20 रियासतों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज कहा कि यमुना में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे। ट्विटर पर केजरीवाल ने कहा कि दरियाए जमुना के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। दोबारा मूसलाधार बारिश ना हुई तो हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे।
आम आदमी पार्टी ने हफ्ते को एक बार फिर इस बात का आगाह किया कि दिल्ली का सैलाब कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा आफत है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने आज मीडिया से कहा कि दिल्ली में सैलाब कोई कुदरती आफत नहीं है। दिल्ली में पिछले 6 दिनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश के पानी के बंदोबस्त में अगर कुछ कमी है तो समझ में आती, मगर ये कैसे हुआ कि दिल्ली में बारिश नहीं हुई है और पानी खतरनाक हद तक निशान से ऊपर पहुंच गया, सारे रिकॉर्ड टूट गए और दिल्ली में सैलाब आ गया। दरअसल ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड बहरान है। हरियाणा में मशरकी और मगरबी नहर में 9 से 13 जुलाई तक कोई पानी नहीं छोड़ा गया। हथीनी कुंड बैराज के लॉक शीट साफ कह रहे हैं कि मशरकी और मगरबी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया बल्कि सारा पानी सिर्फ दिल्ली में छोड़ा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी पार्टी का एक ही मकसद है कि दिल्ली के लोगों को हरासा करो और अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से बदनाम करो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो कैनाल सूखी हुई थी, जिसमें पानी नहीं जा रहा था, उसमें कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद पानी छोड़ा गया। ये केंद्र सरकार की गहरी साजिश है दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मोदी जी, आपने 5 राज्यों को अनाज छोड़ के फ्रांस जाना जरूरी समझा और अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को कह दिया कि एक ही काम करना, दिल्ली को बर्बाद करने में जो भूमिका निभा सकते हो निभाओ, और वो सारे काम इसी काम में लग गए। अब आप देखिए, यूपी को ये नहर जाती है, जो हमने आपको दिखाया था 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। देखिए 14 जुलाई को आप देखें कि पानी नहीं है बिल्कुल। कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, तो पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब ये देखिए, कल से पानी छोड़ दिया गया। अब आप देख रहे हैं, अब पानी छोड़ दिया गया कल। तो मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आपराधिक कृत्य के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली को मुसीबत में डालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी के जो सांसद दिल्ली के अंदर और बीजेपी के जो नेता दिल्ली का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसीबत में मजाक उड़ा रहे हैं, सेवा में हाथ बढ़ाने के बजाय गर्दन दबाने पे जुटे हुए हैं, सरकार का गर्दन कैसे दबाना है उस काम में जुटे हुए हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या आपको सांसद नहीं बनाया दिल्ली के लोगों ने? किस बात की सजा दे रहे हो आप दिल्ली के लोगों को? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप पूछते? ये आम आदमी पार्टी खाली उठाएगी ये विषय? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप ये विषय उठाते थे? क्यों पानी नहीं जा रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में? सारा का सारा पानी दिल्ली में क्यों छोड़ा जा रहा है? इसी भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली सैलाब की जद में है और खुद कुछ करने के बजाय दिल्ली के वज़ीर आला मरकजी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर, फौज और एनडीआरएफ के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया और मगरबी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने आज पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सैलाब की जद में है और कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से उसके शहरियों को परेशानी का सामना है। ऐसे में एक तरफ मरकजी हुकूमत, हिंदुस्तानी फौज, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें आवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की हुकूमत और उनके वुज़रा इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। और उसके बाद दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है
और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलडी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को। हरियाणा में बारिश और सैलाब की वजह से हालात काफी अबतर होते जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल जिले में भी यमुना का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे चांदहट पुलिस थाना डूब गया। वहीं 14 गांव में पानी घुस गया है, वहां मकान में पानी भर गया है। वहीं स्कूल की बिल्डिंग भी गिर गई है। पलवाल में 50 किलोमीटर इलाके में पानी फैल चुका है। इसे देखते हुए 2 फीडर की बिजली काट दी गई। वहीं खग्गर में बांध टूटने से सिरसा और फतेहाबाद में हालात बिगड़े हैं। रात को सिरसा में खग्गर नदी का बांध रात 10 बजे मुसाहिबवाला और नेजाडिला खुर्द के पास टूट गया। फतेहाबाद में चांदपुरा के पास खज्जर नदी टूट गई। रतिया इलाके में कई जगह पानी ओवरफ्लो है। रंगोई नाला भी 2 जगह टूट गया है। इंतजामिया ने फतेहाबाद के 3 गांव में सेक्शन 144 लगा दी है। पंजाब में सैलाब से होने वाला नुकसान लगातार जारी है। सुबह 5 बजे मानसा के तहत आने वाले सरदुलगढ़ के चंदापुरा में 30 फुट घगर का किनारा टूट गया, जिस वजह से आसपास के इलाकों में तेजी से पानी भर गया। लेकिन ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग खुद मिट्टी की बोरियां रखकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अब ये जो क्रैक आया है वो 80 फीट तक पहुंच गया है, जिसके चलते मानसा और आसपास के इलाकों में कई दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। लोगों को गांव खाली कर महफूज मकामात पर जाने के लिए कह दिया गया है।
फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए यूएई पहुंचे। वहां अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उन्हें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने रिसीव किया। इसके बाद वो सदर शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान से मुलाकात उन्होंने की। पीएम मोदी के इस्तकबाल में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और उनकी तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। पीएम बनने के बाद ये उनका 5वां यूएई का दौरा है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपने सबसे हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ जायद से एजाज़ बख्शा था। दोनों मुल्कों के बीच सियासी साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान और यूएई काफ़ी वक्त से डॉलर छोड़ दिरहम और रुपए में कारोबार करने के समझौते पर डिस्कस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन का फ्रांस दौरा ख़त्म करके यूएई के लिए आज पहुंचे। इससे पहले सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उनके लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। 1953 के बाद पहली बार फ्रांस ने किसी बैरूनी क़ायद के लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया है। डिनर के दौरान टोस्ट रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर दोनों मुल्कों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और अमन में भी अहम किरदार निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कल फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड को कबूल करते हुए उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। ये मेरे और सभी हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है। पीएम मोदी ने सदर मैक्रोन के साथ लूव्र म्यूजियम के एफिल टावर पर हुई आतिशबाजी भी देखी। वज़ीर आज़म मोदी ने फ्रांस के सदर मैक्रोन को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने उनकी बीवी और फ्रांस के वज़ीर आज़म को भी तोहफे दिए। पीएम ने सदर मैक्रोन की बीवी ब्रिजेट मैक्रोन को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत तोहफे में दिया। ये तेलंगाना की एक ट्रेडिशनल साड़ी होती है जिस पर डाई करके पगाड़ू बंधु शैली में जियो मटेरियल पैटर्न बनाया जाता है। मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। इन मूल्यों ने फ्रांस की धरती पर जन्म लिया। जैसा कि महात्मा गांधी 1931 में कहा कि मूल्य पूरी मानवता की धरोहर है। इन मूल्यों ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को प्रेरित किया। इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए भारत के वीर जवानों ने दोनों विश्व युद्धों में सर्वोच्च बलिदान दिया। आजादी मिलने के बाद इन मूल्यों भारत के संविधान में विशेष स्थान दिया। वर्तमान समय यही मूल्य हमारी लॉन्ग लास्टिंग इटर्नल फ्रेंडशिप का मुख्य आधार है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1998 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति जैक शिराक ने इस साझेदारी में मजबूत नींव रखी। इन 25 वर्षों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक मुश्किल घड़ियां आई, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती लगातार गहरी होती गई। आपसी समझ, विश्वास और सम्मान के आधार पर हमने मिलकर एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की। आज राष्ट्रपति मैक्रोन के निजी प्रयासों और प्रतिबद्धता से हमारे संबंध हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने 25 वर्षों की इस यात्रा को बढ़ाते हुए अगले 25 सालों रोड मैप तैयार किया। हम मिलकर केवल दोनों देशों की भलाई के लिए नहीं बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए हमारी साझेदारी एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। फ्रेंड्स, हमारे लोगों के बीच नजदीकी संबंध हमारी सबसे बड़ी ताकत। 100 वर्ष से पहले
इस यात्रा के समय उन्होंने फ्रांस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मणिपुर तशद्दुद के हवाले से यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में होने वाली बहस पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने पीएम मोदी के दौरे फ्रांस को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राफेल डील की वजह से पीएम मोदी को फ्रांस के कौमी दिन बेस्टल डे पर मेहमान खुसूसी बनाया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि मणिपुर जल रहा है, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले पर बहस हो रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं और एक लफ्ज नहीं बोलते। इसी दौरान राफेल ने उन्हें बेस्टल डे का टिकट दिलाया है। ख्याल है कि हफ्ते को ही हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी बहरिया के लिए फ्रांस से 26 नेवल राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के फैसले के बारे में मुतला किया था। इसके तहत हिंदुस्तानी बहरिया को फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन से 26 नए जदीद राफेल लड़ाका तैयारे मिलेंगे, जिन्हें बहरिया की ज़रूरियत के मुताबिक खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया जाएगा। हिंदुस्तान में उन लड़ाका तैयारों की कामयाब आजमाइश के बाद हुकूमत ने इन तैयारों की खरीदारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब रामपुर कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच मामले में कसूरवार करार दिया। हफ्ते के रोज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। आजम खान पर 2019 के लोकसभा इंतखाब के दौरान शहजाद नगर थाना इलाके के धम्बोरा में हेट स्पीच देने का इल्जाम लगा था, जिसके खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था। इल्जाम है कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, उस वक्त के रामपुर जिला इंतखाबी अफसर और इंतखाबी कमीशन को निशाना बनाते हुए इश्तियार अंगेज तहरीर की थी। एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान को कसूरवार करार दिए जाने के बाद ही बीजेपी रुकन असेंबली आकाश सक्सेना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, हमने हमेशा सच का साथ दिया था, मुझे यकीन था कि सच्चाई की जीत होगी। अब इस फैसले के बाद आजम खान की जबान पर ताला लगेगा। काबिल जिक्र है कि आजम खान पहले ही हेट स्पीच इल्जाम का सामना कर चुके हैं। उन पर अप्रैल 2019 में मिल्क कोतवाली हल्के के खतनगर या गांव में अवामी जलसे को खिताब करते हुए पीएम मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा रामपुर के उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के खिलाफ इश्तियार अंगेज तकरीर करने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें ताज़रात हिंद की दफा 153A 505 और अवामी नुमाइंदा एक्ट की दफा 125 के तहत कसूरवार ठहराया गया था। अदालत ने तब आजम खान को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें गुज़िश्ता साल असेंबली की रुकनियत गंवानी पड़ी। इस फैसले को आजम खान ने चैलेंज किया था। फिर एडिशनल जिला और सेशंस जज अमित वीर सिंह ने इस साल मई में फैसला सुनाते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अक्टूबर 2022 में सुनाए गए हुक्म को रद्द कर दिया था। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा पर रोक के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। सूरत की सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के साबिक एमपी को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केसेस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की पिटीशन पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनियत बहाल हो जाएगी और वो 2024 का लोकसभा इंतखाब लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उधर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल की बात के साथ साथ उनकी बात भी सुनने की अपील की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने जुम्मे की दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान जमीन की ऑर्बिट में कामयाबी के साथ पहुंच गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा था कि स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की जानिब अपना सफर शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर ये चांद पर उतरेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की
ऑर्बिट में रहकर जमीन से आने वाली रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे ज़लज़ले आते हैं। ये चांद की मिट्टी का भी स्टडी करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के मून मिशंस काफ़ी कामयाब हो चुके हैं और कई स्पेसक्राफ्ट इस कोशिश में क्रैश भी हुए थे। चीन 2023 में चांगाई 3 मिशन के साथ अपने पहले कोशिश में कामयाब होने वाला वाहिद मुल्क है। हैदराबाद से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इमरजेंसी गेट का कवर खोल दिया। क्रू मेंबर ने पैसेंजर को ऐसा करते देखा तो उसे फौरी वहां से हटा दिया गया और कवर लगा दिया गया। क्रू मेंबर ने मामले की शिकायत दिल्ली एयरपोर्ट पर की। फ्लाइट के लैंड होते ही मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। उसके खिलाफ सेक्शन 336 और एयरक्राफ्ट रूल्स के सेक्शन 22 के तहत FIR भी दर्ज किया गया। एजेंसी के मुताबिक ये वाकया 8 जुलाई का है। इंडिगो की फ्लाइट 6E5605 में फुरखान हुसैन, जिनकी उम्र 40 बरस है, सीट नंबर 18A पर बैठे थे। उनकी सीट इमरजेंसी गेट के पास थी। हैदराबाद से फ्लाइट के उड़ान भरते ही उन्होंने इमरजेंसी गेट का कवर खोल दिया, जबकि सीट पर बैठने से पहले उन्हें कवर के साथ छेड़छाड़ न करने का हुक्म दिया गया था। प्लेन के इमरजेंसी गेट का कवर खुलते ही मुसाफिर, पायलट्स और क्रू मेंबर घबरा गए। क्रू मेंबर में से एक ने फौरी एक्शन लेते हुए कवर को दोबारा लगाया और मुसाफिर को दूसरी सीट पर बिठा दिया। ओडिशा के बालासुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भुवनेश्वर की एक स्पेशल कोर्ट ने 3 मुलजिमीन रेलवे मुलाजमीन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने तीनों को 5 दिन की CBI रिमांड में भेज दिया था। 11 जुलाई को तीनों की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मुलजिमीन के खिलाफ IPC के सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन कत्ल, 201 यानी सबूत मिटाने और रेलवे एक्ट की सेक्शन 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। तीनों की CBI रिमांड जुमे को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बेतुके बयानात की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। इस बार उन्होंने सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम, खासकर गुवाहाटी में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके जिम्मेदार मियां मुसलमान ताजिर हैं। वहीं MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस पर जवाबी हमला किया। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां ताजिर गुवाहाटी में आसामी लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर आज आसामी ताजिर सब्जी बेच रहे होते तो वो कभी भी अपने आसामी लोगों से ज्यादा कीमत ना लेते। सिर्फ इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा ने मजीद कहा कि हम सब ने देखा है कि ईद के दौरान गुवाहाटी शहर में बसों की आमद-ओ-रफ्त कम होती है और भीड़ कम नजर आती है, क्योंकि बस और कैब के ज्यादातर ड्राइवर मियां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आसाम के वज़ीर आला के बयान पर जवाबी हमला करते हुए अवैसी ने कहा कि मुल्क में ऐसा गिरोह है जिसके घर में अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो वो इसके लिए भी मियां जी को ही मौरूद इल्जाम ठहराएंगे। इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट तीसरे दिन ही खत्म हो गया, लेकिन मैच में जुमला 9 रिकॉर्ड बने। विराट कोहली, अश्विन और यशस्वी के नाम 7 रिकॉर्ड रहे। 2 रिकॉर्ड टीम इंडिया ने बनाए। यशस्वी जायसवाल 171 रन बनाकर आउट हुए। डेब्यू पर भारत के लिए यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। रविचंद्रन अश्विन ने 8वीं बार टेस्ट मैच में 10 से ज्यादा विकेट लिए। अश्विन ने स्पिनर अनिल कुंबले की बराबरी की। टीम इंडिया ने बैरून मुल्क में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस टेस्ट में इंडिया ने वेस्टइंडीज को 1 इनिंग्स और 141 रन से हराया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।